हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल पर। और आज की इस क्लास में हम हमारा जो पीछे वाला टॉपिक चल रहा था गैस के नियम, उसमें आज हम अपना आगे स्टार्ट करेंगे। पीछे वाली क्लासों में हमने बॉयल और चार्ल्स का नियम पढ़ लिया था और उससे संबंधित हमने कुछ ग्राफ्स भी देखे थे, ठीक है। और आज की इस क्लास में हम गै-लुसाक और अवोगाद्रो का नियम करेंगे और एक घनत्व का सूत्र बनाएंगे। इसके साथ ही हम कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे जो जेईई के पेपर में पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर में, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम देखते हैं गै-लुसाक का नियम कि ये क्या कहना चाहते हैं। तो पहले गै-लुसाक का नियम डालते हैं और हेडिंग डाल दीजिए गै-लुसाक का नियम, ठीक है। अब हमने बॉयल के नियम में क्या किया था, हमने बॉयल के नियम में किया था टेम्परेचर कांस्टेंट, ठीक है। फिर हमने कौन सा नियम पढ़ा, फिर हमने पढ़ा चार्ल्स का नियम। चार्ल्स के नियम में हमने क्या कांस्टेंट किया, हमने किया दाब कांस्टेंट। अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे आयतन कांस्टेंट। क्या करेंगे, आयतन कांस्टेंट। तो गै-लुसाक का थोड़ी सी हेडिंग डाल देता हूं मैं, गै-लुसाक, वरना कंफ्यूज हो जाएगा। गै-लुसाक, ठीक है। गै-लुसाक का नियम है, गै-लुसाक के नियम के अनुसार इसने बॉयल और चार्ल्स ने दोनों को कांस्टेंट किया। इन्होंने क्या किया, इन्होंने आयतन को ही कांस्टेंट कर दिया। तो इन्होंने कहा कि नियत आयतन पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का, अब आयतन कांस्टेंट हो गया तो बचा क्या, टी और पी। तो निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब उसके ताप के समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है। अर्थात मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो दाब को हम करते हैं P से रिप्रेजेंट और टेम्परेचर को हम करते हैं T से रिप्रेजेंट। और मैथमेटिकली अगर हम लिखें तो P प्रोपोर्शनल टू T, ठीक है। और P बराबर कांस्टेंट आ जाएगा T। दो कांस्टेंट हमने पीछे लगा लिया था, इसे हम नंबर दे देते हैं 3। तो P बराबर हो जाएगा K3T, ठीक है। नियत आयतन कांस्टेंट है, आयतन चेंज नहीं हुआ है। बॉयल और चार्ल्स के नियम में हमने इन दोनों को कांस्टेंट किया था, एक में इसको किया था, एक में इसको किया था। लेकिन अब की बार गै-लुसाक ने क्या किया, इसको आयतन को कांस्टेंट कर दिया। तो नियत आयतन पर किसी निश्चित द्रव्यमान वाली गैस का दाब यानी P उसके ताप के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वैसे वैसे उसका दाब बढ़ेगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जैसे ये आइडल गैस की बात करते हैं तो आइडल गैस के अंदर क्या होता है, जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उन अणुओं की जो है गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। गतिज ऊर्जा का मतलब उनका वेग बढ़ना, क्योंकि मास तो नियत रहता है, ठीक है। तो जैसे जैसे उनका वेग बढ़ता है वो उस सतह से बहुत जोर से टकराते हैं। अगर आपको यहाँ पर बहुत जोर से मारा जाए तो आप इधर भागने की कोशिश करोगे ना, फिर से जोर से जाओगे, फिर जोर से जाओगे, फिर जोर से जाओगे। वैसे ही कण जो हैं वो बहुत जोर से जाने की कोशिश करते हैं, जिसके कारण दीवार पर बहुत जोर का धक्का लगता है। और वो दीवार पर जो धक्का लगता है उसी का परिणाम होता है दाब, प्रेशर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता है। तो P प्रोपोर्शनल टू T और P बराबर कांस्टेंट T। इस कांस्टेंट का जो मान होगा वो निर्भर करेगा गैस नियतांक का मान कौन सा है और आपका आयतन का मात्रक क्या है। इन दो चीजों के ऊपर इसका मान डिपेंड करेगा, ठीक है। अगर हम ग्राफ प्लॉट करें P और T के बीच, तो ये प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। सिंपल से आपको पता है प्रोपोर्शनल का ग्राफ ऐसे ही चलता है, जैसे जैसे T बढ़ाओगे वैसे वैसे P बढ़ेगा, जैसे जैसे T बढ़ाओगे वैसे वैसे P बढ़ेगा। ये सिंपल सा गै-लुसाक का नियम है, ठीक है। इस गै-लुसाक के नियम को याद रखना। वैसे जब हम आइडल गैस की उत्पत्ति करेंगे या डेरिवेट करेंगे आइडल गैस को, तो ये नियम हमारे काम में नहीं आएगा। केवल बॉयल, चार्ल्स और अवोगाद्रो का नियम हमारे काम में आएगा, ये नियम हमारे काम में नहीं आएगा, ठीक है। क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आदर्श गैस के अंतर्गत कौन सा नियम सम्मिलित नहीं है, तो उस इक्वेशन के अंतर्गत हम गै-लुसाक के नियम को सम्मिलित नहीं करते। हालांकि समीकरण आइडल गैस इक्वेशन बनने के बाद उसमें ये नियम अपने आप आ जाता है, उसकी जरूरत ही नहीं रहती है, ठीक है। ठीक है भैया, अगला नियम है अवोगाद्रो का नियम। छोटे छोटे नियम है इसलिए इन्हें मैं सीधा समझा रहा हूं, ठीक है। अवोगाद्रो का नियम, अब हमने दाब कांस्टेंट कर लिया, ताप कांस्टेंट कर लिया, आयतन कांस्टेंट कर, अच्छा यहाँ पर आयतन है, वहां पर दाब और ताप है, तीनों चीजें कांस्टेंट कर ली। अब हम क्या करते हैं, अब हम इन दोनों को कांस्टेंट कर देते हैं, ठीक है। अवोगाद्रो ने क्या कहा, अवोगाद्रो ने कहा कि नियत ताप
और दाब यानी कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर किसी गैस का आयतन यानी वॉल्यूम V उसके मोलों की संख्या यानी n के समानुपाती होता है, क्या होता है? आयतन, गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है, यानी वॉल्यूम ऑफ गैस प्रोपोर्शनल टू मोल्स ऑफ गैस। ठीक है, जैसे जैसे गैस के मोल बढ़ेंगे नियत ताप और दाब पर। जब आपने पहला चैप्टर पढ़ा था, उस पहले चैप्टर के अंतर्गत एक नियम था अवोगाद्रो का नियम। उसने कहा है कि नियत ताप और दाब पर सभी आयतनों के अंतर्गत समान ताप व समान आयतन के अंदर सभी गैस के अणु जो हैं वो समान होते हैं। पढ़ा था ना, अणु संख्या समान तभी होगी जब मोल समान होंगे। आयतन निश्चित है तो मोल भी क्या होंगे? निश्चित होंगे। वही ये नियम है। तो नियत ताप एवं दाब पर किसी भी गैस का आयतन उसके मोलों की संख्या के समानुपाती होता है। जैसे जैसे आप मोल बढ़ाओगे गैस का आयतन अपने आप बढ़ेगा ऑन कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर। ठीक है, इसके बीच में कोई ग्राफ खींचने का कोई तुक नहीं है। अगर आप इसको और सिंप्लीफाई करें तो कांस्टेंट लगा सकते हैं आप 4 नंबर और टी। V बराबर टी कहाँ पे है यार? देखो ध्यान से, K4 है और जहां पर n क्या है? मोलों की संख्या। ये अवोगाद्रो का नियम है। अब अवोगाद्रो ने क्या कहा, जरा उसको समझने की कोशिश करो। पहले चैप्टर में अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा है तो इसको यहाँ पर समझो। मान लो हमने ये एक डब्बा लिया, ठीक है, जिसकी ये घन है, ठीक है, एक 3D में है, क्यूब है, ठीक है, पीछे भी है ये, ऐसे मान लीजिए, सल इसकी भुजा मान लेते हैं ए है, ठीक है, इसका आयतन है क्यूब और ये T टेम्परेचर पर, ठीक है। दूसरा हमने एक क्यूब और लिया, वो इससे अलग है, ठीक है, इसका भुजा भी ए और ये भी T टेम्परेचर पर रखा हुआ है, ठीक है। दोनों नियत ताप और दाब पर, ठीक है, ताप है निश्चित है, नियत ताप है, ठीक है, दाब भी निश्चित कर लेते हैं, इसका भी पी है, इसका भी पी है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इसका वॉल्यूम और इसका वॉल्यूम भी निश्चित कर दिया। इसका वॉल्यूम हमें पता है घन का क्यूब आयतन होता है और इसका आयतन ये हो जाएगा। अब आयतन कांस्टेंट है, दाब कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब दाब कांस्टेंट है, ताप कांस्टेंट है, आयतन कांस्टेंट है, तीनों कांस्टेंट है। इसका मतलब है इसके अंतर्गत इन दोनों डब्बों के अंतर्गत मोलों की संख्या क्या होगी? समान होगी। अच्छा, इसके अंतर्गत यदि आप हाइड्रोजन डालते हैं, ठीक है, जितने हाइड्रोजन आपने डाली है, जितने इसके अंतर्गत अणु है, उतने ही अगर आप इसके अंतर्गत कोई नाइट्रोजन डालते हैं तो उतने ही अणु इसके अंतर्गत आएंगे। जितने अणु इसके हैं, जितने अणु इसके हैं। गैस कौन सी है ये कोई मतलब नहीं है, बस गैस के अणु जो हैं वो बराबर होंगे नियत ताप और दाब पर। गैस के निश्चित आयतन के अंतर्गत सभी गैसों के अणुओं की संख्या क्या होगी? बराबर होगी, चाहे कोई सी भी गैस आ जाए, कोई सी भी गैस आ जाए, ठीक है। अब हम छोटा सा एक घनत्व का सूत्र बनाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखो, हमने अभी अभी पढ़ा है कि किसी भी गैस का आयतन जो है उसके मोलों की संख्या के क्या होता है? समानुपाती होता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये जो मोलों की संख्या है ये आपने पहले चैप्टर के अंदर पढ़ा है कि इसका फॉर्मूला होता है, कोई भी आपको मास गिवन होता है वो, और जो उसका मोलर मास है वो, इससे निकलता है किसी भी गैस का मोलों की संख्या। कोई भी मास जो आपको गिवन है और उस गैस का जो मोलर मास है वो आप जब भाग देते हैं तो आपको मोलों की संख्या प्राप्ति होती है, ठीक है, ठीक है। किसी भी गैस का घनत्व आपने पढ़ा है वो होता है मास बाय वॉल्यूम। कोई भी आपको मास दिया हुआ है और कोई भी आपको वॉल्यूम दिया हुआ है जिसके अंदर वो मास ऑक्यूप्ड है या जिसके द्रव्यमान जो है वो उस आयतन के अंदर स्थित है, तो उसकी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है ये। दोनों चीजें आपने पढ़ी है, ठीक है। V बराबर, ये समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, कांस्टेंट आएगा, और ये n कांस्टेंट हमने कौन सा माना था? 4 माना था क्या? चलो 4 लिख देते हैं। V बराबर K4n, ठीक है, ठीक है। n का फॉर्मूला ये रहा, तो V बराबर K4, n का फॉर्मूला ये रहा m/m, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इस मास को इधर ले आओ, ये मोलर मास है, ध्यान में रखना, जो कैपिटल एस है ये मोलर मास है। ये नोट सारे ध्यान से रख लेना क्योंकि काम बहुत आएंगे, ठीक है। मोलर मास या आणविक द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान या मोलर द्रव्यमान या मोलर मास एक ही चीज है, ठीक है, ठीक है। मोलर मास K4
और ये मास जो आपको गिवन था और ये वॉल्यूम नीचे आ जाएगा। ये फॉर्मूला देखो किसका बन रहा है, मास बाय वॉल्यूम। तो मोलर मास बराबर के फॉर डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब है गैस का घनत्व है। अब देखो ये परिस्थिति कब थी, ये परिस्थिति थी जब आपका कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर, इनको हमने क्या कर दिया, स्थिर कर दिया, कांस्टेंट कर दिया, इनमें कोई परिवर्तन नहीं हो, तब हम ये फॉर्मूला आराम से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, इसको और अगर मैं कौन सीधा करूं तो डी बराबर ये कांस्टेंट होता जाएगा तो मोलर मास बटे K4। ठीक है, ठीक है। अच्छा, ये फॉर्मूला जो है आप कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हैं, किन्हीं भी 3 4 5 6 7 अनंत गैसों के लिए ये कांस्टेंट जो है ये आपका पड़ा रहेगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। इसको देखने से आपको क्या समझ में आ रहा है, जैसे जैसे गैस का, किसी भी गैस का मोलर मास बढ़ेगा, मोलर मास कब बढ़ेगा, जब परमाणु क्रमांक बढ़ेगा, यानी जैसे जैसे परमाणु क्रमांक बढ़ेगा वैसे वैसे उस गैस का क्या होगा, घनत्व बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा नियत ताप और दाब पर। ठीक है, ठीक है। ग्राफ खींच सकते हैं, मोलर मास डेंसिटी सर, सीधा ग्राफ एकदम, ठीक है, सीधा। अब देखो अगर मैं इस फॉर्मूले को और थोड़ा सा सरल करूं तो देखो ये कांस्टेंट फॉर इधर ले आते हैं और इस डी को वापस उधर भेजते हैं, एम बटे डी। ठीक है, ठीक है। मान लेते हैं ये कोई गैस M1 है जिसका मोलर मास M1 है और कोई डेंसिटी D1 है। कोई दूसरी गैस है उसका भी कांस्टेंट यही होगा, कांस्टेंट तो बदलता नहीं है, तो M2 बटे D2। दोनों के कांस्टेंट बराबर है तो M1 बटा D1 बराबर होगा M2 बटा D2। ये फॉर्मूला लिख लो फटाफट से, अभी क्वेश्चन कराता हूँ। ठीक है, इसी तरीके से n कर सकते हैं आप, Mn बटे Dn। फटाफट से ये फॉर्मूला लिख लो, अभी आपको क्वेश्चन कराता हूँ। जेई का प्रीवियस ईयर में आया क्वेश्चन है, केवल इस छोटे से फॉर्मूले के ऊपर। ठीक है, लिख लिया होगा। ठीक, देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझने की कोशिश करो। अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था कि D/M1 इज इक्वल टू D2/M2 किन्हीं भी दो गैसों के लिए। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद है? ठीक है, अभी कहा था मैंने, चलो कोई टेंशन नहीं है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से देखो, मीनिंग प्रॉब्लम मत बताना है दोस्तों, क्योंकि इंग्लिश मेरी भी कमजोर। ठीक है, ठीक है, चलो। Assuming ideal gas behavior, the ratio of density of NH3 यानी अमोनिया to that HCl यानी हाइड्रोक्लोराइड at same P and T यानी प्रेशर एंड टेम्परेचर। ये उस क्वेश्चन के अंदर तो पूरा लिखा हुआ था, लेकिन मैंने क्या कर दी, कंजूसी कर दी। इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको HCl का जो मोलिकुलर वेट है वो आपको दिया हुआ है। इसका वेट है आपका HCl का 36.5। HCl का आपका मोलिकुलर वेट है 36.5, क्योंकि इसका होता है 35.5 और एक और जुड़ेगा तो 36.5, और इसका आपका मोलिकुलर वेट दिया हुआ है आपको 17। ठीक है, 17 ग्राम लिख लो, ग्राम। अब आपको बताना है इनकी डेंसिटी का रेशियो, अमोनिया की डेंसिटी और HCl की डेंसिटी का रेशियो। तो सिंपल सा यहाँ पर मैंने आपको बताया है। मान लेते हैं पहली जो इधर वाला जो इक्वेशन है वो अमोनिया का है, तो NH3 बट्टा मोलर मास ऑफ NH3। ये 2017 के अंतर्गत जेई के पेपर में आया हुआ है, ये ध्यान रखना, हल्के में मत लेना। और उधर है D1/M1, उधर लिख दिया मान लेते हैं हाइड्रोजन बट्टे में मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। डेंसिटी ऑफ NH3 आपको ज्ञात करनी है, इनका रेशियो आपको ज्ञात करना है। डेंसिटी ऑफ NH3 टू डेंसिटी ऑफ H, इसको नीचे ले आओ, इसको उधर भेज दो, मोलर मास ऑफ NH3 बाय मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, मोलर मास ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है भैया, हाइड्रोजन का थोड़ी याद करना है, HCl का याद करना है। मोलर मास ऑफ NH3 आपको दिया हुआ है 17 ग्राम, और इसका दिया हुआ आपको HCl का मोलर वेट 36.5 ग्राम। ग्राम से ग्राम कट गया, अनुपात हमेशा मात्रक से हीन आता है, 17/365। ये पॉइंट उधर जाएगा तो 170 और ऊपर और नीचे दोनों में 5 का भाग देंगे तो 5 तेरे 15, 2 उधर जाएगा तो 500 के 20, इधर जाएगा 5 7 35, 5 तेरी 15। फटाफट से इसका भाग दो, नीचे मान लो लगा देते हैं पॉइंट, मतलब यहाँ पर पॉइंट लगा देते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 0। 73 का 340 के अंदर अगर आप भाग दे के देखिए 5 बार जाएगा क्या, 5 तेरी 15, 5 7 35 136। बहुत मजाक हो गई है, 4 बार दो, 4 तेरी 12, 4 7 28 29, 4 बार पूरा पूरा जा रहा है, चलो 4 लिख देते हैं।
4 आ गया, 0.4। देखो कहीं पर 0.4 आपको ऑप्शन में दिख रहा है क्या? ये एक ट्रिक है, केवल एक अंक आते ही उसको छोड़ दो। देखो कहीं पर दिख रहा है क्या? लेकिन कहीं कहीं पर ये महंगा भी पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि आगे जब इससे कोई बड़ी वैल्यू आ जाती है तो हम इसको सार्थक अंक में लिखते हैं। ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। ठीक है, तो आप सोल्व करके देख सकते हैं। अदरवाइज इसका जो आंसर रहेगा वो यही रहेगा। ठीक है, 0.4 देखो किस में आ रहा है, 1.4, 1.6, 0.6, 0.4, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चौथा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और ये आपके जेई के 4 नंबर पक्के पक्के हो गए। ठीक है, मतलब यही क्वेश्चन है, जैसा नहीं होगा, मतलब क्वेश्चन सोल्व कर लिया आपने, पैटर्न सोल्व कर लिए, ये कहना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये आपका एक क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया था और ये आता है आपका JEE के PYQ के अंतर्गत। ठीक है, इसकी एक छोटा सा पोर्शन अलग डाल दो कॉपी में। ठीक है, उसको इसमें लिख लो। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसके पैटर्न आ सकता है। मैं बताना चाह रहा हूँ कि जो जेई है वो बहुत स्मॉल स्मॉल चीज़ें देखता है। वो ऐसे क्वेश्चन नहीं उठाता कि बहुत बड़े, नहीं, वो स्मॉल स्मॉल चीज़ें देखता है कि बच्चा कहाँ पर उसको छोड़ रहा है। और हम क्या है कि एनसीईआरटी को छोड़कर बहुत सारी अदर वगैरह चीज़ें पढ़ रहे हैं। इधर से मटेरियल मंगा लिए, इधर से ये किताबें लिए, इधर से बहुत बड़ी किताब लिए, इधर से ये लिए, ये किताबें पढ़ते रहते हैं, जबकि हम एनसीईआरटी को देखते भी नहीं। और जो एनसीईआरटी को नहीं देखता है उसका नहीं होता है क्लियर। जो एनसीईआरटी को शुरुआत से एकदम इक्वल लेकर चलता है, लाइन बाय लाइन उसको पढ़ता है, प्रत्येक उसका क्वेश्चन अटेम्प्ट करता है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज पूरी अटेम्प्ट करता है, भैया उसको जेईई में टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, बस उसे थोड़ा सा मैथ और फिजिक्स में एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन था और ये हमारा आज का टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो गया है। कल हम देखेंगे आइडल गैस इक्वेशन, आदर्श गैस समीकरण, और उस पर बहुत सारे क्वेश्चन। ठीक है।